धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। आज है 1 मार्च, 7 मार्च को धाकड़ खबर को 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उस दिन हम लोग दिन में यानी कि संडे का रोज होगा एक लाइव करेंगे जिसमें आप लोगों के सवाल जवाब लेंगे, कुछ अपनी कहानियां बताएंगे कि कैसे तमाम उलझने, मुसीबतें, दुश्वारियां, दिक्कतें सामना करते हुए ये सफ़र तय किया गया और आगे हम लोग क्या करने की सोच रहे हैं। हो सकता है आपको धाकड़ खबर एक नए लुक में नजर आए, तेवर और अंदाज वही रहेगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तो पहली खबर दिल्ली हाई कोर्ट से हमारे पास आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। जिन जिन को इन्होंने कोरोना योद्धा कहा वही अपनी नौकरी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने दिक्कतों के लिए सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कभी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हुए नजर आए। वैसे ही एक मामला आ गया पायलटों से जुड़ा हुआ। बता दें आपको, कोरोना दौर में विदेशों से लोगों को लाने वाले भारत के अंदर जो पायलट थे उनमें से करीब 50 पायलटों को नौकरी से निकाल दिया गया, बाकायदा उनको बर्खास्त कर दिया गया, इंग्लिश में कहें तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है और हाई कोर्ट की जो जस्टिस हैं प्रतिभा एम सिंह, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। एयर इंडिया को इस पर पूरा जवाब मांग लिया। उन्होंने कहा कि क्या इनको बहाल किया जा सकता है और जब तक इनको बहाल नहीं किया जा सकता क्या तब तक इनको 1 महीने का भुगतान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये सवाल उन्होंने पूछ लिया है, नोटिस जारी कर दिया है। इसको लेकर एयर इंडिया का जवाब भी कुछ हद तक आ गया। सुनवाई इस मामले में पूरी जारी है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में निकल के क्या आता है। वैसे आपको बता दें, इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने भी बाकायदा पत्र लिखा डीजीसीए को और इसके अलावा एयर इंडिया के चेयरमैन को और उनसे कहा है कि इन लोगों को बहाल किया जाए, इनका जो बकाया है वो इनको दिलवाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने उस दौर में काम किया जब लोग अपनी जान हथेली पर रखकर विदेशों से कोरोना पीड़ितों को यहाँ लाने का काम कर रहे थे या जहाँ जहाँ कोरोना फैला हुआ था वहाँ से ये लेकर आ रहे थे। लेकिन भैया जिसको योद्धा बोला ना उसी का ही हाल है, चाहे टीचर हूँ चाहे डॉक्टर हूँ। देखिए कैसे अपनी तनख्वाह के लिए भटकते फिर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको योद्धा बोला है। खैर छोड़िए इस बात को, चलते हैं अगली खबर की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर एक जिला अदालत से आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको रूबरू कराना चाहिए क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी अहम है। पिता के प्रति जब कोई फर्ज नहीं निभाया, यानी कि जब कोई कर्तव्य अदा नहीं किया, तो उनसे अपेक्षा किस तरह की, तो उनसे उम्मीद क्यों की जा रही है। ये कड़कड़डुमा कोर्ट में जो फैमिली अदालत है उसके जज साहिबान हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की है। नाम है अजय पांडे। 22 साल की एक लड़की कोर्ट में पहुंची, एक एप्लीकेशन दाखिल की। कहा साहब मेरे पिता और माता के अंदर तलाक हो चुका है। तलाक जब हुआ था तो उस वक्त समझौते पे तय हुआ था कि जो मेरी माध्यमिक शिक्षा है वो मेरी माँ देखेंगी, उसका खर्चा मेरी माँ उठाएंगे। इसके अलावा मेरी जो हायर एजुकेशन है उसका खर्चा मेरे पिता को उठाना पड़ेगा। मैं पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती हूँ, मेरे पिता मुझे पैसे नहीं दे रहे, मुझे पैसा चाहिए। साथ ही मुझे ये भी उनसे जानना है अभी कि वो मेरी शादी में कितना पैसा खर्च करेंगे। इस पर पिता के जो वकील थे वो खड़े हुए। उन्होंने कहा लड़की बालिग है, 22 साल की है, कि इससे पूछिए क्या इसने अपने पिता के प्रति कोई फ़र्ज़ अदा किया है, कभी कोई कर्तव्य निभाया है। तो अदालत ने कहा कि जब पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाया है, ठीक है पैसे की डिमांड कर सकती हो, मांग कर सकती हो, लेकिन बालिग हो तो आपने अपने पिता के प्रति कोई कर्तव्य या फ़र्ज़ नहीं निभाया तो उनसे अपेक्षा कैसी। मामला जारी है, हमारे नोटिस में आया तो मुझे लगा कि इससे आपको रूबरू करा देना चाहिए। वैसे ऐसी बेटियाँ भी होनी चाहिए जो जाएं कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, बाप जाए कहीं भी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कंगना रनावत को आप सब लोग जानते ही होंगे। आजकल वो ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि मोदी सरकार उन पर खासा मेहरबान है। उनको Y+ सिक्योरिटी मिल चुकी है और वो इस वक्त देशभक्त हीरोइन बन के घूम रही है, ठीक उसी स्टाइल में जैसे अनुपम खेर, जैसे अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन। आजकल वैसे अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब है, उनके प्रति सिंपैथी लोग जता रहे हैं, सहानुभूति जता रहे हैं कि वो ऑपरेशन होकर जल्दी से ठीक होके आ जाएं, फिर अपना तेल साबुन तमाम चीज़ें बेचें। उनका बेटा भी उतना नहीं कमा पा रहा है इस उम्र में जिस उम्र में वो कमा पा रहे हैं। ऐसे अब्बा यानी कि ऐसे पिता ऊपर वाला सबको दे जो बुढ़ापे में भी खूब कमा कमा के तमाम लोगों को दे, अपनी औलाद को कमा कमा के दे। औलाद अगर थोड़ी निकम्मी भी निकल जाए, उतना भी ना चल पाए, तो पिता ज़रूर कमा रहा हो। इनको जो है महापुरुष कहा जाता है। लेकिन कोई पूछे कि भैया सदी के महानायक महापुरुष इनको कहा जाता है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और
आपके भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, जो ये तमाम सरीके लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर, तो इनको क्या कहा जाना चाहिए? जो आदमी पैसे के लिए फिल्मों में काम कर रहा हो, टीवी शोज़ करने आता हो तो वहाँ भी फिल्मों में आता हो, किसी पार्टी के स्टेज पे आता हो तो वहाँ भी पैसे लेके आता हो, तो उसको क्या महानायक कहा जा सकता है? क्या देश के महानायक ही होने चाहिए? ये छोड़ देते हैं टीका टिप्पणी। तो खबर बताते हैं, कंगना राणावत से जुड़ी हुई आ रही है। मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने कंगना राणावत के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी इसलिए किया है क्योंकि 1 फरवरी को कोर्ट ने आदेश दिया था कि कंगना राणावत को अदालत में पेश होगा, लेकिन अदालत में आज भी कंगना राणावत पेश नहीं हुई, ना ही उनका वकील कोई पेश हुआ। कोई छुड़भैया वकील आ गया और वो आके कहने लगा मैं तो प्रॉक्सी हूँ, सीनियर वकील अभी आए नहीं हैं, अब आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई। क्या आपको पता है कि जावेद अख्तर और उनकी वकील साहिबा जो हैं वो काफ़ी समय से अदालत के अंदर मौजूद हैं। हम वारंट जारी कर रहे हैं और अगली बार गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा कंगना राणावत के खिलाफ। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली तारीख पर जो वारंट जारी हुआ है उससे पहले जो है कंगना राणावत अदालत में पेश होगी कि नहीं होगी। बता दें आपको, एक टीवी शो के दौरान कंगना राणावत ने अपने बोल वचन दिए थे और उसमें जावेद अख्तर का अपमान किया था। उसी को लेकर जावेद अख्तर ने कंगना राणावत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोंक रखा है। लेकिन भैया जिसका यार दरोगा उसे किसकी परवाह, अदालत का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं ये फिल्म अभिनेत्री वाई+ में घूम रही हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल में 8 चरणों में क्यों कराया जा रहा है चुनाव, ये गलत है और संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई और कहा गया है कि चुनाव 8 चरणों में नहीं कराया जाना चाहिए। एडवोकेट हैं जिनका नाम है ML शर्मा, उनकी ओर से ये याचिका यानी कि पिटीशन दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई के लिए बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। वो इसमें नोटिस जारी कर सकता है। कब से सुनवाई शुरू होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको पता ही है कि बंगाल में 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, जिस पर ममता बनर्जी भी सवाल उठा चुकी हैं और अभी एडवोकेट ML शर्मा तो बाकायदा पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव को लंबा कराया जाना आर्टिकल 14 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बड़ी बात इन्होंने कही और साथ ही इन्होंने कहा है कि जो नारे वहाँ पे लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के या कुछ धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं वो IPC के तहत तो आपराधिक मामला बनता ही है, साथ ही जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है उसकी धाराओं के तहत भी अपराध बनता है। इसलिए CBI को आदेश दिया जाए वो इन मामलों में FIR दर्ज करे और साथ ही ये जो धार्मिक नारेबाजी बंगाल में की जा रही है उस पर रोक लगाए। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा कि खारिज कर देगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शादी तो आप लोग जानते ही होंगे, विवाह शादी के लिए किसी को भी नहीं करना चाहिए झूठा वादा। ये एक टिप्पणी एक ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आई है CGI की अदालत से, जिसमें एक लड़का एक लड़की 2 साल तक साथ रहते हैं। साथ रहने के बाद लड़का किसी और से शादी कर लेता है। इसके बाद लड़की कोर्ट थाने में पहुंचती है और कहती है साहब इसने हिमाचल प्रदेश के मनाली के एक मंदिर में मुझसे शादी कर ली। शादी करने के बाद 2 साल तक मेरे साथ रहा, मेरा यौन उत्पीड़न करता रहा, मुझे मारता पीटता रहा और अब जाके इसने किसी और से शादी कर ली है। मुकदमा दर्ज हो जाता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट इसको राहत नहीं देता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चलता है तो टिप्पणी की जाती है अदालत के जरिए कि शादी के लिए झूठ बोलना किसी भी एक पक्ष को नहीं चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। साथ ही ये कहा कि जब ये आपस में रह रहे थे और शादी कर रखी थी और मार पीट रहा था तो आखिर किस तरीके से जो शारीरिक संबंध है वो आगे बढ़ रहे थे, वो कंटिन्यूसली चल रहे थे। ये तमाम टिप्पणियां करते हुए इस आरोपी को 8 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी के मामले में राहत दे दिया, यानी कि 8 हफ्ते के लिए गिरफ्तार नहीं होगा। साथ ही इसको कहा भाई जा निचली अदालत में अपना पक्ष रख और अपना पक्ष रख के वहाँ बता के जो तू बता रहा है कितना गलत और कितना सही है, क्योंकि इसका कहना है कि मैंने शादी नहीं की और हम दोनों सहमति से रह रहे थे और सहमति से हमारे संबंध थे, अब मैंने किसी और से शादी कर ली, तो ये मुझ पर इस तरीके का आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ ये मामला है और आरोपी का नाम विजय प्रताप सिंह बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और CGI की अदालत से ही आ रही है, यानी कि जस्टिस SA बोबड़े की अदालत से आ रही है। शरद अरविंद बोबड़े उनका पूरा नाम है। या तो पीड़िता से शादी करो या फिर जेल जाओ, नौकरी गवाओ, ऐसी कोई टिप्पणी जो है अदालत की तरफ से की गई है। किस मामले में की गई है वो आपको बता देते हैं। रेप का मामला
सामने आने के बाद उस नाबालिग लड़की ने एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी। तो महाराष्ट्र, सुनते रहिएगा, तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले मोहित सुभाष चौहान की मां ने कहा कि मेरे बेटे के खिलाफ एफआईआर मत कराओ, जब तुम बालिग हो जाओगी, तुम 18 साल की हो जाओगी, मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करा दूंगी। लेकिन जब ये 18 साल की हो गई तो वो महिला भी मुकर गई, उसका बेटा भी मुकर गया, जिसके बाद इसने एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज करा दी तो इस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। हाईकोर्ट से इसको राहत बताया गया कि नहीं मिली गिरफ्तारी से। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते के लिए इसे राहत तो दे दी है, लेकिन इसके वकील से कहा है कि हम कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। कल को ये मत कहना कि अदालत ने कहा तो मैंने शादी कर ली। हम पूछ रहे हैं, जब तुम्हारी माँ ने वादा किया था, तुमने वादा किया था कि लड़की अभी नाबालिग है और बालिग होने पे इससे शादी कर लोगे और बाद में शादी नहीं कर रहे हो, तो स्पष्ट बताओ कि तुम शादी करोगे या नहीं करोगे। और नौकरी में होते हुए तुमने अगर ये किया है तो नौकरी गंवानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। लड़की का आरोप ये है कि इसने वादा करने के बाद भी शादी करने से इनकार कर दिया है। ये मामला आप देखेंगे 4 हफ्ते बाद जब लगेगा सुनवाई पे आगे तो क्या होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आईपीएस ऑफिसरों के डेपुटेशन पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। क्या है पूरा मामला, वो आपके सामने रख देते हैं। आपको याद होगा, बंगाल के कुछ आईपीएस ऑफिसर से केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय उनको अपने यहाँ डेपुटेशन पे बुलाना चाहता था। इस पर ममता बनर्जी ने सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम जब तक सहमति नहीं देंगे आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं बुला सकते, जिस पर जो है ज़बरदस्ती उन अधिकारियों को बुलाने की कोशिश की गई। इसी बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था, पड़ा हुआ था वहाँ। अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भैया हम सुनवाई नहीं करना चाहते, इस मामले को ले जाओ। जबकि कहा गया था कि आईपीएस एक्ट, कैडर एक्ट 1954 जो बना हुआ है, उसके जो नियम हैं 6 और उसकी जो धारा है 1, उसके तहत केंद्र को जो ज़्यादा शक्तियां मिली हैं वो गलत हैं और उनका गलत दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए इस पर सुनवाई की जानी चाहिए और इसको बैलेंस किया जाना चाहिए। बंगाल के रहने वाले एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है अबू सोहेल, उनकी ओर से पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई करने के ही लिए तैयार नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो 8 चरणों में चुनौती दी गई है कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव नहीं होना चाहिए और कहा गया है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है उसका भी उल्लंघन है। उसके अलावा जो वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं वो आईपीसी की धाराओं के तहत एक अपराध हैं। उस पर क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी, अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर भी इत्तेफाक से हमारे पास बंगाल से है। बंगाल के कई मामले आजकल अदालतों में विचाराधीन है। एक मामला ये है कि अगर राज्य द्वारा सहमति नहीं दी जाती है तो क्या फिर भी सीबीआई जांच कर सकती है। ये जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार से जवाब 1 हफ्ते में दाखिल करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 10 मार्च निर्धारित कर दी गई है। बता दें आपको, बंगाल में आजकल कोयला खनन के मामले में सीबीआई जांच कर रही है, पशु तस्करी के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। इसको पहले सहमति दी थी, बताया जा रहा है कि बंगाल सरकार ने, जैसा कि जानकारी आ रही है, और बाद में सहमति वापस ले ली थी। तो जब सहमति वापस ले ली तो क्या सीबीआई ऐसे मामलों में जांच कर सकती है? नहीं, उसके पास अधिकार है या नहीं, इसको लेकर पिछले हफ्ते बताया जा रहा है कि सीबीआई से जवाब तलब किया था और इस बार जो है केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो अपडेट आएगा समेट सुमुट के आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, वरना मनोरंजन के लिए तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं ही। जानकारी के लिए आप धाकड़ खबर पर आ ही सकते हैं, छोटी मोटी जानकारियां दे ही देते हैं आपको। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।